नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। चने की फसल में लगने वाले कीट रोगों की करें समय पर रोकथाम। वर्टिकल फार्मिंग है आज के समय की आवश्यकता। अपने राज्य में चने की खेती बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने चने की फसल लगा रखी है उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो चने की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। बुआई से लेके जो कटाई तक है, प्रमुख अलग अलग जो बीमारियां और कीट आते हैं उनमें सबसे पहले जो प्रकोप होता है वो होता है उगटा या जिसको विल्ट भी बोलते हैं। उगटा है ये एक भूमि जनित बीमारी है। जैसे ही किसान भाई चने की बुआई करते हैं, बुआई करने के पश्चात जो भूमि में उपलब्ध या भूमि में उपस्थित जो उगटा के जो रोग कारक हैं वो चने जो जब उगता है या उगने से पहले या उगने के साथ ही वो बीज के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके स्पोर उसकी वजह से वो जो चने के छोटे पौधे होते हैं उनके अंदर वो ग्रोथ कर लेते हैं। उनकी पहचान के क्या लक्षण, उगटा जिसमें आएगा तो क्या पहचान के लक्षण होंगे, पौधा है वो मुरझा के वो खत्म होने लग जाएगा, पूरा सूख जाएगा और जो खेत है उसमें पूरा एक साथ न आके जगह जगह स्थान स्थान पे ये जो बीमारी है इसका प्रकोप होता है। पेचेज में ये बीमारी आती है। चना की फसल का यह खतरनाक रोग है। इस रोग का फैलाव बहुत तेजी से होता है। इससे पूरी फसल देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। यह रोग फसल की जल्दी बुआई या देरी से बुआई करने पर होता है, मौसम में बदलाव से होता है और अन्य कई कारणों से भी फैलता है। इस रोग के फसल पर लगने पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसान रोग से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दें। सबसे पहले तो बुआई समय से करें। उस खेत में तो बिल्कुल बुआई नहीं करें जिस खेत में पहले से यह रोग आता रहा हो। फसल चक्र अपनाने से भी यह रोग फसल में नहीं लगता है। बीज उपचार का तो जरूर ध्यान रखें और फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देते ही शुरू में ही जरूरी उपायों को अपनाएं। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी है बीजोपचार। इस बीमारी से बचने के लिए किसान भाई है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हैं। या फिर अगर किसान भाई फंजीसाइड कोई कवकनाशी अगर कोई काम में ले रहे हैं तो उसमें जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी बीजोपचार कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आ रही है तो किसान भाई जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई के साथ कार्बेंडाजिम भी दे सकते हैं। अगर छिड़काव करना चाहें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है उसका भी छिड़काव किया जा सकता है, या हेक्साकोनाजोल है 5% हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी इसका छिड़काव हो किया जा सकता है। उसके बाद में जो दूसरी प्रमुख बीमारी आती है उसको स्क्लेरोटेनिया स्टेम रोट बोलते हैं। वो इस जो बीमारी है इसकी वजह से भी पौधे सूख जाते हैं। तने के ऊपर सफेद रंग की जो कवक है उसकी वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी भी हवा चलती है तो तना वो टूट जाता है और जो चने हैं वो जमीन के ऊपर है वो गिर जाते हैं। तो इस जो बीमारी है ये बीमारी भूमि जनित बीज जनित दोनों है। इसके लिए बीजोपचार है वो कार्बेंडाजिम से किया जा सकता है, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इसके अलावा खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम का ही स्प्रे है वो प्रभावी है। अगर कार्बेंडाजिम कई जगह ऐसा होता है कि कार्बेंडाजिम से प्रबंधन नहीं हो रहा तो टेबुकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे है वो किया जा सकता है। चना की फसल में रोग तो आते ही हैं,
एक कीट भी इस फसल को भारी नुकसान करता है, जिसे फली छेदक के नाम से जानते हैं। यह कीट फसल को सबसे अधिक नुकसान करता है। इस कीट की सुंडियां अब फसल में देखी जा सकती हैं, इसलिए अभी से आपको इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो चने का प्रमुख कीट है वो फली छेदक है, इसको पॉड बोरर भी बोलते हैं। पॉड बोरर का जो प्रकोप है वो चने में जो पुष्पन जब प्रारंभ होता है, जब फूल आना प्रारंभ होता है, उससे लेके कटाई तक है वो कभी भी उसका प्रकोप हो सकता है। जो पॉड बोरर है उसका वयस्क है वो जब फूल प्रारंभ होंगे उस समय पत्तियों के ऊपर नई जो पत्तियां आती हैं या फूल के ऊपर अपने अंडे दे देते हैं, जिस उस अंडों से है वो लट है वो हरे रंग की लट है वो बनती है। प्रारंभ में जब तक वो पोड़ नहीं बनेगा या फली नहीं बनेगी तब तक वो नई पत्तियों को खाता है, और फली जब बन जाती है तो फली के अंदर छेद करके है वो जो चने की जो फसल है उसको है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस जो कीट है इसके प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी है कि मॉनिटरिंग के लिए, इस कीट की मॉनिटरिंग के लिए वो फिरोमोन ट्रैप है वो लगाए जाएं। फिरोमोन ट्रैप है वो प्रति एकड़ 10 फिरोमोन ट्रैप है वो मॉनिटरिंग के लिए लगाए जा सकते हैं। अगर उस ट्रैप में प्रतिदिन एक से ज्यादा वयस्क है वो फंस रहा है तो अपने जो कीट की जो आवृत्ति है वो ज्यादा है तो वहां पे वो स्प्रे की आवश्यकता होती है। मास ट्रैपिंग के लिए भी जो फिरोमोन ट्रैप है वो लगाए जा सकते हैं। मास ट्रैपिंग के लिए प्रति हेक्टेयर है वो 20 फिरोमोन ट्रैप की है वो आवश्यकता होती है। और जैसे ही जो इसके जो ETL है, जो फिरोमोन ट्रैप से अपने मॉनिटरिंग की है, उसे जैसे ही उसका ETL है वो क्रॉस करता है तो नीम ऑयल का है वो स्प्रे किया जा सकता है। पुष्पन के दौरान है वो नीम ऑयल 5000 ppm 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से वो स्प्रे किया जा सकता है, जो कि उनके अंडों को है वो खत्म कर देगा। अगर उसमें लट पैदा हो गई, हरी लट फर्स्ट इंस्टार में आ गई है, तो इमामेक्टिन बेंजोइट 5% 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी स्प्रे किया जा सकता है, या नुवालुरोन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी है वो स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा जो HNPV बायो कंट्रोल की अगर बात करें तो HNPV है 250 लार्वल एक्सट्रैक्ट प्रति हेक्टेयर, उसका भी है वो स्प्रे है वो कारगर साबित होता है इस जो पॉड बोरर है उसके नियंत्रण में। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है और शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग जो है या वर्टिकल गार्डन्स, जिसको हम फिर गार्डनिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं उसको गार्डनिंग बोलते हैं। ये एक तरह से बागवानी का है, नया कार्य है। और इसमें हम करते क्या है कि वर्टिकल जैसा नाम है, यानी खड़ा बागवानी, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं खड़ा बागवानी। यानी ये जमीन जगह कम घेरता है और ज्यादा से ज्यादा पौधे इसके प्रति वर्ग मीटर ज्यादा से ज्यादा पौधे आते। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, जगह कम होती है, वहाँ पर कम जगह में भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम पौधों को रखते हैं। और बागवानी कई तरह से करते हैं। एक तो लैंडस्केपिंग के साथ हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं और दूसरे मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नर्सरी मैन हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो वहाँ पर भी हम पौधों को जो प्रसारण करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना के अपने पौधों को रखते हैं और फिर उनसे पौधे बनाते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंस है कि वर्टिकल फार्मिंग भी या वर्टिकल गार्डनिंग, यानी वो वेजिटेबल्स की और फूलों की, दोनों की जा सकती है और सालों भर की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। तो होता क्या है, जब हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें भी हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हो, फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो। वो उसके अंदर सारे उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। चूंकि ग्रीन हाउस में जगह कम होती है तो उसके हम लेयर बना लेते हैं, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 2 लेयर, यानी टायर सिस्टम में सेल्फ बना के हम उसमें पौधों को रखते हैं और देन उसके सारी सुविधाएं हम उसको रखते हैं। इसको एक तरह से कहिए कि हमारे पौधे दीवार के सहारे हैंग रहते हैं। और यहीं पर मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, तो शहरों में जहाँ पर वातावरण बहुत टफ है और फूल पौधों का संख्या कम है, तो वहाँ पर हम दीवार के साथ भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। यानी दीवार की पूरी एरिया को हम ग्रीन फोलिएज प्लांट में बदल देते हैं। उसमें करते क्या है कि दीवार के सहारे हम एक स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर पर 1 से 1.5 फीट का स्लैब्स बनाते हैं और उस स्लैब्स में हम छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लगा के उसमें हम पौधों को, डिफरेंट टाइप के पौधों के, जो ऐसे पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो और सालों भर हरे भरे रहते हो, कलरफुल रहते हो, उनको लगाते हैं और ड्रिप से जोड़ देते हैं, तो उनकी सिंचाई भी होती रहती है। तो पूरी दीवार हमको जो है रंगीन
पौधों से भरा हुआ हरा भरा दिखता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है और प्रति वर्ग मीटर की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम नर्सरी करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं तो हमारी 3 to 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे इसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का प्रचलन विशेष तौर से शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहां कंकड़ पत्थर और दीवारें हैं, ईंट है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कम जमीन में और उसके लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग के साथ और इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं जो उसके सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो यही वर्टिकल गार्डनिंग है और इसके आने वाले दिनों में इसका काफ़ी संभावनाएं हैं और लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि हर आदमी वातावरण फ्रेंडली होना चाहता है, वातावरण के साथ रहना चाहता है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करके आप अपने आसपास हरा भरा कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोहरवाड़ा, जिला जयपुर के कृषक जितेंद्र सिंह ने। ये मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों। सर्दियों में एक मुर्गियों में, ब्रॉयलर लेयर देसी मुर्गियों में एक भारी बीमारी आती है, इसको रानीखेत के नाम से हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसको न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। ये बीमारी समझ लीजिए कि आप सबसे खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की और इसमें मृत्यु दर 100% तक भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये न्यूकैसल डिसीज वायरस नाम के एक वायरस से होती है और ये मुख्यतः मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है।
जब भी ये बीमारी आपकी मुर्गियों के समूह में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आती है तो बड़ी तीव्र गति से फैलती है। क्यों? क्योंकि सांस के द्वारा ये वायरस एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में संचरित हो जाता है और दूसरी आपके समूह के सभी मुर्गियों को संक्रमित कर देता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले देखेंगे तो मुर्गियां छींकेंगी, थोड़ा खांसेंगी, उनकी आवाज़ बदल जाएगी, उनके नाक से थोड़ा लिक्विड जैसा, श्राप जैसा निकलने लगेगा, चिपचिपा म्यूकस जैसा निकलने लगता है। और उसके साथ साथ में उनकी जो फीसिस है, इनकी जो वो है, उसका रंग भी कभी कभी हरा भी आने लगता है। इनका भोजन कम हो जाता है, मुर्गियां गर्दन झुका के बैठ जाती हैं और कई बार फड़फड़ाकर मरती हैं। ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसके साथ साथ में कभी कभी इनमें पैर में पैरालिसिस की भी समस्या देखी गई है। ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। हमेशा ये बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप ये ध्यान रखें कि मुर्गियों के जो बुरादा है वो गीला ना हो। हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। अगर आपको अपने मुर्गियों के समूह में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत ऐसी बीमार मुर्गियों को अलग कर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। वायरस से बचाने के लिए और आगे द्वितीयक इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के रहते हैं, उनसे बचाने के लिए उसमें वैक्सीन का आप भरपूर इस्तेमाल करें। जब बच्चा आता है आपके फार्म में, छोटा बच्चा, तो उसको 5 से 7 दिन की उम्र में ही आपको प्रथम वैक्सीन आँख या नाक से इसका लगाना है, जो कि रानीखेत का B1 नामक स्ट्रेन आपको लगाना है। इसके बाद में 21 दिन की उम्र में इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है, जो कि लासोटा नामक स्ट्रेन बाजार में उपलब्ध है। आप इसको मुर्गियों के पानी में दें। 21 दिन के बाद में 56 दिन की उम्र में इन मुर्गियों में रानीखेती बीमारी का R2B नामक स्ट्रेन लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। जो मुर्गियों के जांघ की, पैर की जो मांस है 0.5 ml, आधा ml की दर से प्रति मुर्गी में आप देना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आँख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी कारण से आपके समूह में, मुर्गियों के समूह में बीमारी आ जाती है तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके इलाज के लिए आपको सर्वप्रथम लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लक्षणों में दस्त से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको दस्त को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एल, जिसको लिवोफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई होती है, वो आप दे सकते हैं पानी में। उसके साथ साथ में फिर इनको लिवर टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके साथ साथ में आपको अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम और साथ में विटामिन डी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई मुर्गियों में पैरालिसिस की समस्या आती है, तो कैल्शियम वहाँ बहुत लाभकारी होता है। और कभी भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसमें विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस पर तुरंत आप कार्रवाई करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान